नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने इससे पूर्व का वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें प्राचीन भारत पर किसके किसके द्वारा आक्रमण किया गया है उसे सूचीबद्ध किया था। उसी वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम ईरानियों के द्वारा आक्रमण किया गया था। ईरानियों में भी हखामनी वंश का एक शासक था जिसका नाम साइरस था, जिसे कुरूस के नाम से भी जाना जाता था। उसने 550 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि वह एक असफल आक्रमण था जिसका भारत पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा था। हालांकि यहाँ से सवाल भी नहीं पूछे जाते हैं, केवल यह आपको जानना आवश्यक है। अगर मैं बात करूं तो ईरानियों के द्वारा सफल आक्रमण 516 ईसा पूर्व में दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था, जो साइरस का उत्तराधिकारी था। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि भारत पर सफल आक्रमण किस ईरानियों के द्वारा किया गया था या किस ईरानी शासक के द्वारा किया गया था। तो वहाँ आपको ऑप्शन में देखने होंगे, वह दारा प्रथम या डेरियस प्रथम होगा, वही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो यह ईरानी आक्रमणकारी जो है वह हखामनी वंश का शासक है, जिसने पश्चिमोत्तर से होते हुए पश्चिमोत्तर क्षेत्र कंबोज, गंधार और सिंध पर कब्जा किया था। अगर भारत का नक्शा आप देखें तो भारत का ये हमारा नक्शा है। अगर इस क्षेत्र को हम देखें तो यह क्षेत्र एक जलीय क्षेत्र है। इसमें यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ हिंद महासागर है एवं यहाँ अरब सागर है। तो यह क्षेत्र पर विदेशियों का इस क्षेत्रों से होकर के, यानी इन जलीय क्षेत्रों से होकर भारत पर आक्रमण होना संभव नहीं था। अगर आप उत्तर की ओर चलें तो आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ से हिमालय का विस्तार है, जहाँ से भी विदेशी आक्रमण नहीं कर सकते थे। एक हमारा क्षेत्र बचता है पश्चिमोत्तर क्षेत्र। यह क्षेत्र यानी कि अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए ही भारत पर विदेशियों का आक्रमण किया गया था या विदेशियों के द्वारा आक्रमण किया गया था। आइए एक बार पुनः हम देखते हैं कि प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम ईरानियों के द्वारा आक्रमण किया गया था। वह आक्रमण हखामनी वंश का शासक साइरस के द्वारा 550 ईसा पूर्व में किया गया था। हालांकि वह आक्रमण असफल आक्रमण माना जाता है। अगर हम बात करें तो इसी वंश का एक शासक दारा प्रथम या डेरियस प्रथम था, जो साइरस का उत्तराधिकारी था। उसने पश्चिमोत्तर क्षेत्र कंबोज, गंधार और सिंध पर कब्जा कर लिया था। यह दारा प्रथम या डेरियस प्रथम कोई और नहीं बल्कि अगर अभिलेख के अंतर्गत आप चलें तो हमने आपको बताया था कि भारत में अभिलेख लिखाने की परंपरा की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था और अशोक ने अभिलेख लिखने या लिखवाने की ये जो प्रेरणा लिया था वह दारा प्रथम या डेरियस प्रथम से लिया था। यह वही शासक है, यह वही दारा प्रथम या डेरियस प्रथम है जो ईरानी शासक था जिसने भारत पर सर्वप्रथम सफल आक्रमण किया और अशोक ने इसी से अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा ली थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसने गंधार को अपना 20वां क्षेत्र बनाया था, जहां से सवाल पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दारा प्रथम या डेरियस प्रथम ने या ईरानियों ने अपना 20वां प्रांत बनाया था। तो वह गंधार का क्षेत्र है या गंधार प्रांत है जिसे उसने अपना 20वां प्रांत या 20वां क्षेत्र बनाया था। दोस्तों, ईरानियों के अंतर्गत या उसके अंतर्गत जो है टोटल 28 क्षेत्र या प्रांत था जिस पर वह राज करते थे।
जिस पर वह राज करते थे, वहां से जितना मुद्रा प्राप्त होता था उसमें से अकेला मात्र गंधार से ही 1/3 यानी कि 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं की प्राप्ति होती थी। यह क्षेत्र उसके लिए काफी महत्वपूर्ण था, यानी आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र उसके लिए काफी फायदे का क्षेत्र था। अगर हम देखें तो ईरानी आक्रमण का भारत पर कुछ प्रभाव भी पड़ा है। जैसे कि अगर हम बात करें आपसे, अरमाइक लिपि जो ईरानियों की लिपि थी, यही लिपि परिवर्तित रूप में या इसी लिपि से एक नए लिपि का विकास होता है जो खरोष्टी लिपि कहलाता है। एक बार पुनः ध्यान देंगे, ईरानियों का लिपि अरमाइक लिपि था। इस अरमाइक लिपि को भारत में लाने वाला ईरानी ही था। इसी लिपि में कुछ विकास हुआ, इसी लिपि का कुछ परिवर्तित रूप अगर हम देखें तो खरोष्ठी लिपि है, यानी इसी लिपि में कुछ विकास होने के कारण एक नई लिपि का जन्म हुआ जो खरोष्ठी लिपि के नाम से जाना जाता है। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम अपना कुछ भी लिखते हैं तो बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, जबकि खरोष्ठी लिपि जो है यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। इतना ही नहीं, ईरानी आक्रमण का भारत पर और भी प्रभाव पड़ा है जो हमें मौर्य कला पर देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा राजप्रसाद जो बनाया गया था, यह राजप्रसाद से मतलब हमारा लकड़ी का बहुत ही सुंदर महल है, वह प्रभाव ईरानियों के प्रभाव में ही यहाँ बनाया गया था। कहा जाता है कि मौर्य काल में जो वह भवन बने थे वह ईरानियों के कला का ही उत्कृष्ट उदाहरण था। इस तमाम बातों की जानकारी अगर हम कहें तो यह हेरोडोटस, स्ट्राबो तथा एरियन जैसे विद्वानों की रचनाओं से हमें प्राप्त होता है। यानी कि भारत पर जो ईरानी आक्रमण हुआ था उसका क्या क्या प्रभाव भारत पर पड़ा है, उस बातों की तमाम जानकारी हमें हेरोडोटस की रचना, स्ट्राबो की रचना तथा एरियन जैसे विद्वानों की रचना से मिलता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए एक बार पुनः हम संक्षिप्त में भारत पर ईरानी आक्रमण के बारे में देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम ईरानियों के द्वारा आक्रमण किया गया था। ईरानियों में भी हखामनी वंश का एक शासक साइरस था, जिसने 550 ईसा पूर्व में भारत पर असफल आक्रमण किया, यानी कि सफलतापूर्वक आक्रमण नहीं किया, जिसका भारत पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। जबकि 516 ईसा पूर्व में उसी का उत्तराधिकारी दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के द्वारा भारत पर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आक्रमण किया गया, जिसमें उसने कंबोज, गंधार और सिंध पर कब्जा कर लिया था। इसने गंधार को अपना 20वां क्षेत्र बनाया, 20वां प्रांत बनाया, जहां से उसने 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं की प्राप्ति होती थी। यहाँ पर ईरानियों के आक्रमण के द्वारा भारत में कुछ प्रभाव पड़े हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अरमाइक लिपि ईरानियों की लिपि थी, उसी लिपि में कुछ विकास हुआ, उसी लिपि में कुछ परिवर्धित हुआ और वह खरोष्ठी लिपि के रूप में सामने आया, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ईरानी आक्रमण का या ईरानी कला का अगर हम कहें तो मौर्य काल पर अधिक से अधिक प्रभाव हुआ। इसकी जानकारी हमें हेरोडोटस की रचना, स्ट्राबो की रचना तथा एरियन की रचना से प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग दूसरा महत्वपूर्ण भारत पर विदेशी आक्रमण के रूप में यूनानी आक्रमण को देखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि भारत में यूनानी आक्रमण जो हुआ वह सिकंदर के नेतृत्व में हुआ था। तो आइए सिकंदर के बारे में हम लोग प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर तृतीय था, यानी सिकंदर अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से भी जाना जाता था। उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक था।
उनकी माता ओलंपियस थी, उनकी पत्नी का नाम रेक्सोना था, जबकि उनके गुरु अरस्तु थे एवं उसका परम प्रिय घोड़ा वाउकेफ्ला था। जहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब वाउकेफ्ला के बारे में बहुत सारे सवाल भी पूछे गए हैं। तो एक बार पुनः हम लोग देखते हैं, सिकंदर जो अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक था। इनकी माता का नाम ओलंपियस था, इनकी पत्नी का नाम रेक्सोना एवं इनके गुरु का नाम अरस्तु था, जबकि सिकंदर के परम प्रिय घोड़ा का नाम वाउकेफ्ला था। अगर हम देखें तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। 356 ईसा पूर्व में हुआ था। यह 20 वर्ष की अवस्था में उस समय राजा बनता है जब इसके पिता की हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी जाती है और वह राजा बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिकंदर ने अपना प्रथम आक्रमण ठीक इसी पश्चिम उत्तर से होते हुए भारत पर किया था। कहाँ किया? तो वह तक्षशिला पर किया था। यानी कि सिकंदर का प्रथम आक्रमण तक्षशिला पर होता है, जहाँ का राजा आम्भी था। आम्भी ने बिना किसी प्रतिरोध का आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर से यह वादा किया कि आगे के अभियान में हम आपकी सहायता करेंगे। इतिहास से ऐसी भी जानकारी मिलती है कि सिकंदर ने आम्भी को ही अपना दूत बनाकर पोरस के पास भेजा और उससे कहा कि वह हमसे संधि कर ले, वह अपने राज्य को हमें दे दे या लड़ाई करने के लिए या युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो पोरस जो पंजाब का राजा था, वह काफ़ी स्वाभिमान राजा था। वह आम्भी के तरह अपने आप को आत्मसमर्पण करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह काफ़ी डपटते हुए वहां से आम्भी को भगाया और आम्भी वहां से जान बचा करके भागा। उसके बाद यह युद्ध की तैयारी में लग गया। कहा जाता है कि सिकंदर और पोरस के बीच 325 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। वह युद्ध भारतीय इतिहास में झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये पूर्व यानी कि पोरस का क्षेत्र जो है, पोरस पंजाब का राजा है और इसका जो शासन का क्षेत्र है वह चिनाब एवं झेलम नदी के बीच के क्षेत्रों पर इसका प्रभाव था, इसका शासन था। यहाँ पर आप देखेंगे झेलम का युद्ध कहा गया है या बितस्ता का युद्ध कहा गया है या हाइडे स्पीच का युद्ध कहा गया है, जो 325 ईसा पूर्व में किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर के बीच एवं पोरस के बीच हुआ था। अब हम लोग देखते हैं, चूंकि झेलम का प्राचीन नाम बितस्ता है, इसलिए बितस्ता का भी युद्ध कहा जाता है। जबकि यूनान में झेलम को हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसे हाइडे स्पीच का भी युद्ध कहा जाता है। यानी कि आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ है? तो वह पोरस के बीच यानी पंजाब के राजा पोरस के बीच एवं सिकंदर के बीच हुआ था। जबकि यह युद्ध संभवतः 325 ईसा पूर्व में हुआ है। दोस्तों, कहता है कि इस युद्ध के बाद यानी कि झेलम के युद्ध के बाद सिकंदर की सेना पूरी तरह से थक गई। यानी कि पोरस ने जिस ढंग से सिकंदर की सेना को टक्कर दिया था, वह काफ़ी परेशान हो गया था। वह अब आगे के अभियान के लिए यानी भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए ब्यास नदी को पार करना उचित नहीं समझा। हालांकि उसे बोला भी गया था कि वह ब्यास नदी को पार करे और अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करे, लेकिन उसकी सेना सिकंदर की बातों को नहीं मानी और अंततः वहीं से लौट जाना उचित समझी। यहाँ पर देखा जाता है कि 325 ईसा पूर्व में ही सिकंदर की सेना
जल सेनापति निर्याकस के नेतृत्व में रावी नदी को पार नहीं करते हुए नदी क्षेत्र से ही पुनः यूनान की ओर लौट जाता है, जबकि स्थलीय सेना जो है वह सिकंदर के नेतृत्व में पुनः यूनान की ओर लौट आता है। जब लौट आता है दोस्तों, एक चीज और ध्यान में रखेंगे, इस युद्ध के बाद जब ब्यास नदी को वह सेना पार नहीं करना चाहती है, उस समय जो भारत पर या खास कहें कि मगध पर धनानंद का शासन था, जो एक क्रूर शासक था। यह भी विश्व में नामी था, अपनी क्रूरता के लिए यह जाना जाता था। कहा जाता है कि इस कारण से भी सिकंदर की सेना ब्यास नदी से आगे बढ़ना नहीं चाह रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर बेबीलोन में आकर के मृत्यु को प्राप्त करता है। 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अल्प अवस्था में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है। इस तरह से वह 19 महीने तक भारत में रुका था। दोस्तों एक बार थोड़ा सा हम लोग रिपीट करके पुनः चलें। हमने आपको बताया था कि ईरानी आक्रमण के बाद भारत पर यूनानी आक्रमण हुआ। भारत पर यूनानी आक्रमण जो हुआ है वह सिकंदर के नेतृत्व में 326 ईसा पूर्व में तक्षशिला पर हुआ था। तक्षशिला का उस समय राजा जो था आम्भी था, उसने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर से वादा किया कि वह आगे के अभियान में उसका सहयोगी होगा। इस ढंग से सिकंदर ने पंजाब के शासक पुरु के यहाँ एक संधि भेजा कि आप अपना समस्त राज हमें दे दें या युद्ध के लिए तैयार रहें। वैसी स्थिति में पोरस ने युद्ध करना उचित समझा और दोनों में युद्ध होता है। वह युद्ध भारतीय इतिहास में झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 325 ईसा पूर्व में हुआ था। 325 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले हमने आपको बताया ही था कि 326 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम भारत में जो युद्ध लड़ा था सिकंदर ने, वह युद्ध आम्भी के विरुद्ध लड़ने वाला था, लेकिन आम्भी ने खुद ही अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। जब सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार नहीं करना चाहिए, वैसी स्थिति में जल सेनापति निर्याकस के नेतृत्व में सिकंदर की सेना नदी मार्ग से होते हुए यूनान की ओर रिटर्न हो गई, जबकि स्थलीय सेना सिकंदर के नेतृत्व में यूनान की ओर लौट गई। अंत में 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अल्प अवस्था में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। इस तरह से वह 19 महीने तक भारत में रुका है। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, जहां से सवाल भी पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सिकंदर ने भारत में दो शहर बसाए थे। एक है निकैया, जिसका यूनानी अर्थ विजेता होता है, यानी कि निकैया का अर्थ विजेता होता है। निकैया नाम से उसने एक शहर को बसाया, जबकि उसने दूसरा शहर बाउकेफला के नाम से बसाया। बाउकेफला उसका परम प्रिय घोड़ा था जो मर जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है। उसी के याद में उसने अपने घोड़े के नाम पर एक शहर बाउकेफला को बसाया था। भारत पर यूनानी भी प्रभाव पड़ा है, जैसे कि गांधार कला शैली का विकास अगर हम कहें तो वह यूनानियों के द्वारा ही किया गया था। इसे इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें तो प्राचीन समय में बुद्ध की मूर्ति यानी महात्मा बुद्ध की मूर्ति यानी गौतम बुद्ध की मूर्ति जो बनाई जाती थी, वह अधिक से अधिक इंडो ग्रीक शैली या गांधार कला शैली में ही बनाई जाती थी। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताया गया तमाम बातें निश्चित रूप से समझ में आता होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं कमेंट करें। थैंक यू।